इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना मैं पहले आपके थोड़ा सा कंसेप्ट बना दूं कि हो क्या रहा होता है। हमें पता है कि इधर क्या होता है, हमारे पास एफरेंट आर्ट्यूल होता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। देन ये इफरेंट आर्ट्यूल होता है, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल होता है जी। देन ये हमारे पास पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती थी, ये नीचे जाती थी जिसे हम कहते थे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर जो जा रहा था उसे हम कहते थे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ये हमारे पास क्या होती है, डीसीटी होती है, और ये आगे लास्ट पे कलेक्टिंग डक्ट्स बना देती हैं, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास होता था जी नेफ्रॉन, एंड देन ये हमारे पास लास्ट पे आ जाती थी कलेक्टिंग डक्ट। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो एंटर किया, ये क्या एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल जिसने ग्लोमेरुलस को एग्जिट किया, ये बोमेन स्पेस होती थी। देन ये हमारे पास पीसीटी आ गया। देन ये हमारे पास क्या आ गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ये डीसीटी आ गया, और लास्ट पे हमारे पास आ गई कलेक्टिंग डक्ट्स। आज हमने बेसिकली ये देखना है, आज हमने ये चीज देखनी है कि मैंने आपको इधर तक सिर्फ एफरेंट आर्ट्रियोल तक बताया था कि इधर आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा था, मैं रेड से बनाता हूँ, कि क्या हो रहा था, इधर से ब्लड आ रहा था, और ये जो इधर आके ब्लड जो है ना इधर कुछ फिल्टर हो जाता था, बाकी इसी इफरेंट आर्ट्रियोल में बच जाता था। ठीक है, तो जो बच जाता है उसके साथ क्या होता है, तो ये मैं आपको आज इफरेंट आर्ट्रियोल की फेट बताता हूँ कि ये इफरेंट आर्ट्रियोल का क्या होता है। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये आगे बना देती है इस तरह ना, इसने दोबारा इस पे लिपट जाना है, ठीक है, इस तरह करके। ये देखें, ये पूरा दोबारा वो सारी चीज पे ना लिपट जाएगी, और लास्ट पे इस ऊपर ये सारी हो जाती है हमारे पास लिपट रीनल वेन। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये लिपटती क्यों और ये सारा सीन क्यों हो रहा होता है। बेसिकली देखो, ये जो सारी चीजें इधर फिल्टर होके आगे गवर्नमेंट स्पेस में, फिर क्या आ जाएंगी, इधर आगे जाएंगी ना, ये इधर आ जाएंगी सारी चीजें, मतलब जो फ्लूइड वगैरह फिल्टर हुआ है। तो और बाकी ये इधर से हमारे पास जो नहीं फिल्टर हुआ था वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में आ गया। तो बेसिकली आज हमने जो पढ़ना है कि ये रीएब्जॉर्ब होके, ये सारी चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब होके इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कैसे आती हैं। यानी कि ये जो इफरेंट आर्ट्यूल थी, ये आगे डिवाइड की पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और हमारी ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो वो पीसीटी या ये जो सारी नेफ्रॉन की डक्ट्स हैं उससे ये इसमें हो रही होती है हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसके गिर्द होती है ना, क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले के गिर्द, उनको हम कह देते होते हैं वेजा रेक्टा। उनको हम क्या कह देते हैं, वेजा रेक्टा। बेसिकली इसमें आपका यही कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो इनमें हो रही है, मतलब इधर से जो भी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी वो हमारी इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आनी है। और ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज मतलब ये सारी रीअब्जॉर्ब होके क्या आ गई, इधर ब्लड में आ गई ना, मतलब ये क्या है, हमारा ब्लड है। देन रीनल वेन आपको पता है कि आगे चली जाएगी, मतलब ब्लड को लेके। ठीक हो गया। इसको एक और चीज थोड़ा सा बता दूं कि देखो, ये जो हमने कलेक्टिंग डक्ट्स बनाई थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, यूरिन कलेक्ट होके आ रहा था, इधर क्या आ रहा था, यूरिन। यूरिन किस तरह का होता है, ये पीला सा होता है ना, तो मैं इधर ये देखे पीला सा कर देता हूँ। इधर क्या हो रहा होता है, यूरिन। तो ये यूरिन क्या है कि आगे हमारे यूरेटर वगैरह में और सारा चला जाएगा और ब्लैडर में चला जाएगा। तो इधर क्या होगा, हमारे पास यूरिन, मतलब जो चीजें हमारी इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो क्या है कि हमारे पास यूरिन में चली जाएंगी। मैं यही चीज आपको बुक से दिखा देता हूँ कि हमने इधर ये देखें, मोस्टली लोगों को ना इस चीज की समझ नहीं लगती कि ये जो रेड वाला गुच्छा बना हुआ है, ये आप देखें ना, ये जो रेड वाला गुच्छा है, ये क्या होती है, तो यही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं, और इधर से जो भी नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो इन्हीं में होनी होती है। और आगे देखो, ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ने क्या बना दी थी, ये इंटरलोब्यूलर वेन, और लास्ट पे क्या है कि रीनल वेन, जो रीनल वेन आगे हमारी बॉडी में ब्लड को वापस ले जाती है रीअब्जॉर्ब करवा के। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो हम आगे चलते हैं। मेन कंसेप्ट ये है, मतलब कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो कहाँ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मॉडिफाई, पहले हमने क्या पढ़ना है, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज को, एक मिनट। तो बल्कि रेज नहीं करता, आज हमने बेसिकली ये चीज पढ़नी है कि ये जो पीसीटी है ना, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पढ़ना है ये वाला, कि ये जो पीसीटी है इससे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। अगर मैं इनको थोड़ा सा इधर बना दूं ताकि हमारे लिए वो इजी हो जाए, उधर तो सारा जंजाल पूरा बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारी पीसीटी है, पीसीटी की ट्यूब है, और ये क्या है, हमारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होनी है, फ्रॉम पीसीटी इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो आज हम बेसिकली ये चीज देखने जा रहे हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो फ्रॉम दूसरा पीसीटी इनटू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज होनी है, और जो चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं होनी वो इधर ही रह जाएंगी पीसीटी में। तो आपको पता है कि जो चीजें इधर ही रह जाएंगी वो क्या बना देंगी, यूरिन बना देंगी, और जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी वो क्या इधर ब्लड में आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो अब हम उसका एक सेल बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्यूब है,
ये जो पीसीटी की ट्यूब है ये सेल से ही बनी हुई होगी ना। ये जो फॉर एग्जांपल ट्यूब है, इधर क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है, इधर भी सेल्स होंगे। तो इधर से क्या हो रही है, मैं इस सेल एक को उठा के ना इधर ले आता हूँ फॉर एग्जांपल। ये क्या आ गया मेरे पास, पीसीटी का एक सेल आ गया। ये अब हमने बेसिकली देखना है कि इसमें इसने मतलब रीअब्जॉर्प्शन कैसे करवानी है, क्या होना है क्या नहीं होना, वो हम उसको डिटेल से। ये क्या है, हमारे पास पीसीटी का एक सेल है, तो इस साइड पे जो चीजें जाएंगी वो हो जाएंगी रीअब्जॉर्ब। ये कौन सी साइड है, ब्लड वाली। एक मिनट, ये हमारे पास कौन सी साइड है, ब्लड वाली। मीन्स के इधर जो भी मीन्स के इधर जो भी चीजें जाएंगी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये हमारी कौन सी साइड है, यूरिन वाली। मीन्स के क्या है कि हमारे पास जो भी चीजें दूसरा इधर जाएंगी ना, मतलब इस डक्ट के अंदर रह जाएंगी, वो क्या है कि यूरिन में चली जाएंगी। हमने इसी चीज को बेसिकली क्या है कि इस सारे को हम ड्रा कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, पीटीसी मतलब दूसरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वो क्या है उनमें ब्लड होता है, तो हमने यही चीज इधर ड्रा कर दी है, इसको थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, तो अब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले ना एक पंप होता है इधर, इस ये जो ब्लड वाली साइड है ना, इसको हम कहते हैं बेजोलैटरल साइड। और ये जो हमारी यूरिन वाली साइड है ना, इसको हम कहते हैं जनाब एपिकल साइड। ये हमारी कौन सी साइड है, सेल की एपिकल साइड। और ये जो ब्लड वाली साइड है उसको हम कहते हैं बेजोलैटरल साइड। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हमारी बेजोलैटरल साइड में होनी है, और एपिकल साइड से क्या है कि मतलब आज जो चीजें एपिकल साइड में रह जाएंगी वो क्या है कि यूरिन में चली जाएंगी। तो हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन का अमल स्टार्ट होता है, जो हमारा सारा इधर फिल्टर होके आया था ना, जो भी चीजें इधर बोम एंड स्पेस में फिल्टर होके आई थी, अब हम देखते हैं कि ये रीअब्जॉर्ब कैसे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है इधर एक पंप। उसने क्या करना है कि 3 सोडियम को आउट कर देना है, 3 सोडियम आउट। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज होता है। वो क्या करता है कि सेल से 3 सोडियम को बाहर निकाल देता है, और 2 पोटाशियम क्या होते हैं हमारे पास इन हो जाते हैं। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि हमारे पास सोडियम कितने जा रहे हैं, 3। तो इसमें क्या है, हमारे पास 3 सोडियम जा रहे हैं ना। देखो, तो इसको आप ऐसे याद रखते हो, इसमें क्या है 3, और आउट में भी क्या है, कितने वर्ड हैं, दूसरा अल्फाबेट्स हैं, O U T, यानी कि ये भी 3 है। तो 3 सोडियम आउट। और ये जो 2 पोटाशियम इन है ना, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 मीन्स के 2 हैं। और ये देखो इधर भी क्या है कि हमारे पास I और N, ये 2 अल्फाबेट्स हैं। तो आप इस तरह ना, ये आपको कभी भूलेगा नहीं कि 3 सोडियम आउट, 2 पोटाशियम इन। खैर, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया। अब देखो, जब इधर से सेल से सोडियम बाहर निकल रहा है, तो इधर क्या होगा, सोडियम कम हो जाएगा। और हमारे पास जो इधर फिल्टर होके आया था सारा, हमारे पास जो फ्लूइड फिल्टर होके आया था, तो मैं कहता था कि इसमें काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या होगा, काफी ज्यादा सारा क्या होगा हमारे पास, सोडियम होगा। तो ये सोडियम क्या चाहेगा, ये सोडियम चाहेगा कि इधर कम है सोडियम। तो हमें पता है कोई भी चीज हो वो क्या करती है हमारे पास, दूसरा ज्यादा कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो क्या होगा, हमारा सोडियम जो है वो क्या करेगा, हमारे पास इधर हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, ये वाली लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। अब देखो, सोडियम का एक रूल है कि ये जब भी जाता है ना किसी को लेके जाता है, मतलब अकेला नहीं मरता। ये कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो किसी ना किसी को साथ लेके मरूंगा। तो इसी बहाने हमारा फायदा हो जाता है। हमारा फायदा कैसे होता है, हमारे साथ सोडियम के साथ और क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज। यानी कि हमारा जो ग्लूकोज फिल्टर होके आया था ना, वो इधर सोडियम के साथ मिलके, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, इधर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसका मैंने नाम क्या रख दिया जनाब, SGLT2, यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। को ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है कि ये दोनों को इकट्ठा रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों को इकट्ठा रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। अब देखो, हमारे पास जितना भी इधर मैं आप लोगों को बताऊं एक कंसेप्ट, और ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर इधर फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम सोडियम दूसरा ग्लूकोज आया ना, तो वो 100 का 100 क्या होता है, इधर फिल्टर हो जाता है। ठीक है, जितना भी यानी कि नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज इंटर कर गया, वो सारे के सारा फिल्टर हो जाता है। और ये जो फिल्टर होके इधर आ गया ना, इसको मैं दूसरा, तो ये जो हमारे पास फिल्टर होके इधर आ गया ना, ये सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना, उनमें ये सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बेसिकली पीसीटी से। दोबारा मैं इस चीज को बताता हूँ कि हमारे पास जितना भी नेफ्रॉन के अंदर दूसरा इधर फिल्टर होके आता है ना ग्लूकोज, वो क्या होता है कि वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इट मीन्स कि हमें यूरिन में कोई ग्लूकोज मिलेगा, इट मीन्स कि जो नॉर्मल बंदा है उसमें आपको ग्लूकोज यूरिन के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है कि वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है।
इस चीज की समझ लगी कि हमारे पास ग्लूकोज यूरिन में नहीं होगा, क्योंकि वो सारे का सारा क्या है कि हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो रहा था। कि ग्लूकोज क्या हुआ, सोडियम अंदर जा रहा था तो साथ में क्या ले गया, हमारे पास ग्लूकोज को ले गया। तो इस तरह क्या है कि हमारी सोडियम और ग्लूकोज की क्या होगी, को ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि हमारे पास सोडियम और ग्लूकोज दोनों रीअब्जॉर्ब हो गए। तो इट मींस, तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज क्या आ गया कि हमारे पास जितना भी ग्लूकोज फिल्टर होकर आ रहा है वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए उसने वर्ड यूज किया है एविडली रीअब्जॉर्ब। अगर आपके पास एमसीक्यूज आए कि हमारे पास सबसे दूसरा ग्लूकोज कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो वो हमारे पास पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और ये भी एमसीक्यूज होता है कि वो अर्ली पीसीटी में, यानी कि हमारी पीसीटी है, फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा करता हूँ, हमारी पीसीटी ये इस तरह लंबी सी डक्ट होगी ना, तो अर्ली पीसीटी अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो इट मींस कि ये अर्ली पार्ट में ही जल्दी से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके बारे में एक और आप बात याद रखो कि ये पानी से भी ज्यादा तेजी से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इट मींस कि सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, तो ये जो हमारा यूरिन है इसके अंदर बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं होगा। लेकिन अब देखो ये एक लेवल है, इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल है कि किस लेवल पे हमारे पास ग्लूकोज यूरिन में नहीं होगा। तो वो हमारे पास लेवल कितना होता है, नॉर्मली जो हमारे पास है ना 200 तक, 200 तक आपके पास यूरिन में बिल्कुल कोई ग्लूकोज नहीं होगा। लेकिन जब 200 से लेवल बढ़ता है ना, जब मोर देन 200 होता है, तो हमारे पास ये जो यूरिन, ये फॉर एग्जांपल इधर क्या होगा यूरिन, तो यूरिन में हमारे पास ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, तो कितने दूसरा लेवल पे आया, हमारे पास अपीयर होना शुरू हुआ 200। तो इसको हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड। ये क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड, यानी कि वो दूसरा लेवल जिस पे हमारे पास ग्लूकोज जो है वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो गया, उसको हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड। तो लेकिन जब ये हमारे पास दूसरा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, उसके ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे, यानी कि 200 से भी ऊपर चला गया है, तो ये जो नेफ्रॉन्स होंगे ना वो कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करें। लेकिन क्या है कि हमारे जो दूसरा नेफ्रॉन्स हैं वो आके हिम्मत हार देंगे। कहाँ पे हिम्मत हार देंगे, जब 375 पे लेवल पहुंचेगा, जब हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाएगा, 375। तो जितना भी मतलब अब 375 से ऊपर उनकी कैपेसिटी नहीं है, ये नेफ्रॉन की कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको रीअब्जॉर्ब कर सकूं। इधर आके सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वो इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इट मींस कि 375 के बाद कोई और इंक्रीज नहीं होगा हमारे पास दूसरा ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन में। तो फिर जो 375 से ऊपर जितना भी ग्लूकोज होगा वो सारे का सारा आपका क्या है कि यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टीएम। टीएम मींस के ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। इट मींस कि अब हमारे जितने भी नेफ्रॉन्स है ना उनकी क्या है कि हिम्मत जवाब देगी, अब वो अब मजीद ग्लूकोज इस लेवल से ऊपर मजीद ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या टर्म को नाम दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मल बंदे में क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन में नहीं आ रहा। अगर आपके पास एमसीक्यूज आए कि नॉर्मल बंदे में ग्लूकोज यूरिन में आ रहा होता है, तो आपने कहना नहीं, जितना भी ग्लूकोज फिल्टर होता है वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है 200 से, तो फिर क्या है कि ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा यूरिन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब 375 से लेवल बढ़ता है तो उधर सारे नेफ्रॉन्स की हिम्मत जवाब दे जाती है, तो वो उससे ऊपर जितना भी अब ग्लूकोज फिल्टर होके आएगा वो सारे का सारा क्या है कि हमारे पास यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, अब मजीद ये जो नेफ्रॉन्स हैं वो इसको दूसरा अपनी हिम्मत से इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसी चीज को बुक से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को ना ये चीज रिवाइज हो जाए। और उधर मैं आप लोगों को दो चीजें और बताऊंगा कि किन कंडीशंस में हमारे पास 200 से कम भी जो है ना अगर ग्लूकोज हो तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। बुक पे आते हैं थोड़ा सा, ये आ गया जनाब, ये वाला टॉपिक कहाँ गया, हाँ ये ग्लूकोज क्लियरेंस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो उसको क्या आता है, डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज वाले बंदे में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज यूरिया होता है, यानी कि अक्सर वो अगर यूरिन करे तो क्या होता है, उधर कीड़े वगैरह जमा हो जाते हैं। और इसी ग्लूकोज यूरिया की वजह से आगे मतलब दूसरा ग्लूकोज के पीछे पानी भी आ जाता है, पोली यूरिया होता है, जिसकी वजह से पोलीडिप्सिया होता है। लेकिन वो मैं आपको डायबिटीज वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, 60 टू 120। ठीक है, और ये क्या होता है, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। किसके थ्रू, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। और ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि किसके थ्रू होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है। देन वो कहता है कि
हमारे पास अगर हो प्लाज्मा ग्लूकोज ज्यादा हो जाए 200 से, तो उस वक्त क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, तो ग्लूकोज यूरिया बिगन्स। लेकिन क्या है कि जब 375 पे पहुंच जाए तो ऑल ट्रांसपोर्टर्स आर फुली सैचुरेटेड। अब हमारे ट्रांसपोर्टर्स की हिम्मत जवाब देगी, अब वो मजीद रीअब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ा सकते। तो यही उसने इधर दिखाया हुआ है कि ये देखो, ये मैं लाइन आपको दिखाता हूँ। ये क्या है कि हमारे पास जब दूसरा यूरिन में क्या है कि ग्लूकोज नहीं आ रहा 200 तक, लेकिन क्या है कि जब 200 पर लेवल पहुंचा ग्लूकोज का, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो गया, ग्लूकोज आना शुरू हो गया। तो जब ये दूसरा 75 वाला लेवल पहुंचा, तो सारे का सारा क्या है कि एक्सक्रीट हो गया। देन हम देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, हमारे नेफ्रॉन्स ने हिम्मत करते गए इसको रीअब्जॉर्ब करते गए, ठीक है, लेवल पे जिस, तो उसको हम क्या कह देते हैं 375, यानी कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अब ये है कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन मजीद नहीं बढ़ेगी, वो सेम ही रहेगी। और बाकी ये फिल्ट्रेशन का तो है कि जितना भी ग्लूकोज आता है वो सारे का सारा फिल्टर हो जाता है। तो यही उसने ग्राफ में ना दिखाने की कोशिश की है। अब हमारे पास कंसेप्ट एक आ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि नॉर्मल लोगों में क्या है कि अगर दूसरा ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बंदे का क्या है कि 200 से भी कम है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, लेकिन क्या है कि उसमें दूसरा क्या है कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, तो वो किन में होता है, हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनमें अगर 200 से भी कम हो ग्लूकोज का लेवल, तो उनमें क्या है कि हमारे पास यूरिन में ग्लूकोज आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें फ्लूइड काफी ज्यादा, मतलब वॉल्यूम काफी ज्यादा हो गया होता है, क्योंकि उसने बच्चे को भी तो सप्लाई करना होता है। तो उसमें क्या है कि प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। जब प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इधर आपको समझाता हूँ ताकि आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट बने। देखो, अगर क्या है कि जब प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि इधर फ्लूइड वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर देखो इधर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया, तो ये वाला जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इधर फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि ग्लूकोज जितना भी आता है वो सारा फिल्टर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर बहुत ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज आएगा। तो ये जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज आएगा ना, नॉर्मल दूसरा ग्लूकोज के, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका 150 है, ग्लूकोज का लेवल कितना है, 150 है, लेकिन इसका फिर भी क्यों, फिर भी यूरिन में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ये क्या है कि एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे नेफ्रॉन्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन पे ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर सके। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड जीएफआर। अब जीएफआर क्या था कि ये देखो, मैंने कहा कि अगर इधर ज्यादा फ्लूइड आएगा तो ज्यादा फिल्टर होगा। तो वही क्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है कि जीएफआर हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही उसने बताया हुआ है कि विद इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज, कि ग्लूकोज भी साथ ज्यादा ही फिल्टर हो रहा है। तो ग्लूकोज थ्रेश होल्ड क्या हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। ग्लूकोज थ्रेश होल्ड क्या था, ग्लूकोज का वो लेवल जिस पे ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो गया। तो नॉर्मल बंदों में क्या होता है 200, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें 200 से कम पे भी आ जाता है। तो यही एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उसमें क्या होता है कि दूसरा ग्लूकोज जल्दी आना यूरिन में शुरू हो जाता है। बेसिकली उनमें क्या है कि जीएफआर बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा ग्लूकोज का थ्रेश होल्ड कम हो जाता है। तो दिस इज एमसीक्यूज, ठीक है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि ग्लूकोज यूरिया क्या है कि एट नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल पे भी आपको यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। देन देन आगे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि जब 200 पे दूसरा ग्लूकोज का लेवल पहुंचता है, तो फिर वो यूरिन में अपीयर होना शुरू होता है। और जब 375 पे पहुंच जाता है, तो वो क्या है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अब रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो नेफ्रॉन की है वो खत्म हो गई है। अब जितना भी आएगा वो यूरिन में जाएगा 375 से ऊपर। तो ये क्यों होता है, हमारे नेफ्रॉन जो है वो 200 पे ही सारे क्यों नहीं जवाब देंगे, क्योंकि देखो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि हर बंदे की अपनी हिम्मत और ताकत होती है, किसी का वेट उठाने की या किसी को खींचने की। तो आप समझो कि कुछ नेफ्रॉन थे, उनका जब 200 पे ग्लूकोज का लेवल गया ना, वो उधर ही हिम्मत हार गए। और कुछ तगड़े थे, उनका क्या है कि जब 375 पे गया ना, उधर वो हिम्मत हार गए। जब ग्लूकोज का लेवल 375 पे गया ना, वो उधर हिम्मत हार गए। ठीक है, तो इट मींस कि हमारे पास क्या आती है, हेट्रोजीनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जिस तरह बंदों में हेट्रोजीनिसिटी होती है, किसी की कोई ताकत है, किसी की कोई ताकत है, किसी को खींचने की, तो इसी तरह हमारे पास नेफ्रॉन्स की भी क्या है कि अलग अलग ताकत है। तो इसी टर्म को हम कह देते हैं हेट्रोजीनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन। और इस फिनोमेना को हम कह देते हैं सप्ले फिनोमेनन। ठीक है, सप्ले फिनोमेनन क्या है, बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ नेफ्रॉन 200 पे हिम्मत हार गए, कुछ नेफ्रॉन जाके 375 पे हिम्मत हारे। लेकिन 375 से अब आगे कोई नहीं जा सकता। 375 पे सबकी बस होगी कि भाई मैं तो बस है मेरी, तो सबकी बस होगी। तो इस फिनोमेना को हम कह देते हैं सप्ले फिनोमेनन। यही फिनोमेनन उसने यही इसमें मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है।
अब यही उसने बताया कि ग्लूकोज यूरिया इज एन इंपॉर्टेंट क्लू। ये देखो, ग्लूकोज यूरिया इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू टू डायबिटीज mellitus। वही मैंने बताया कि वो अगर यूरिन करेगा तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, तो उधर कीड़े जमा हो जाएंगे। अगर वो अपने यूरिन का टेस्ट करवाएगा तो उसमें ग्लूकोज होगा, इसका मतलब है उस बंदे में क्या है, डायबिटीज है। लेकिन अगर नॉर्मल लेवल पे भी दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो इसका मतलब है अगर उसके यूरिन में ग्लूकोज आ भी रहा है तो उसको मे भी डायबिटीज ना हो, उसको क्या है कि ये जीएफआर की वजह से ग्लूकोज आ रहा हो। तो ये ना हो कि आप प्रेग्नेंट लेडी का यूरिन का टेस्ट करवाएं, उसमें ग्लूकोज निकल आ जाए तो आप कहें कि ये बीबी तेन थे भाई, दूसरा शुगर होगी ये। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। देन आ गया हमारे पास कुछ और कंडीशंस होती हैं कि जिसमें यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू होता है, तो वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास, इधर नोट्स पे चलते हैं दोबारा। मैंने आपको बताया, एक मिनट यार, हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम और ग्लूकोज को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू। तो अगर मैं कोई ऐसी ड्रग दूं, अगर मैं कोई ऐसी ड्रग दूं, वो इस वाले रिसेप्टर को, ये जो हमारा SGLT2 को ट्रांसपोर्टर है, इसको इनहिबिट कर दे, तो क्या है कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, यूरिन में जाना शुरू हो जाएगा ना। ये देखो, इट मीन्स के ये इधर से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, यूरिन पे, यूरिन में। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी को, ये SGLT2 वाली कौन सी ड्रग्स होती हैं, इनके लास्ट पे मोस्टली क्या आता है, फ्लोजिन। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कैना ग्लीफ्लोजिन, कैना ग्ली फ्लोजिन, और भी होती हैं वो हम फार्मा में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोजिन ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं कि इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं। जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाता है तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जब ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा ना, सिंपल सी बात है ये तो। अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम अगर फ्लोजिन ड्रग्स देंगे तो बंदे को क्या हो जाएगा, ग्लूकोज यूरिया होगा। और अब हम देखो, फ्लोजिन ड्रग्स किसको देंगे, जाहिर सी बात है जिसको हम नहीं चाहते कि उसके ब्लड में ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो, मतलब डायबिटीज वाले बंदे को फ्लोजिन ड्रग्स देंगे ना। खैर इनके आगे कुछ और भी यूजेस होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोजिन ड्रग्स हैं ये SGLT2 ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रही है। ठीक हो गया, वही मैं आपको बुक से दिखाता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो। तो देखो, हमने क्या पढ़ा कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स होते हैं, कौन सी, फ्लोजिन ड्रग्स। वो क्या करती हैं, हमारे पास ग्लूकोज यूरिया करवाती हैं एड प्लाज्मा, यानी कि अगर 200 से शुगर का लेवल कम भी हो फिर भी वो ग्लूकोज यूरिया करवाएंगी। डन हो गया जी। अब यही उसने बुक पे हमारे पास ये दिखाया हुआ है कि ये देखो, सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और ये दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं तो ये इनहिबिट हो जाता है। डन हो गया। जिस तरह ये सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होंगे ना, इसी तरह हमारे पास सोडियम और अमाइनो एसिड्स भी को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरह सोडियम और अमाइनो एसिड्स भी इधर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और आपने ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के बारे में एक बात याद रखनी है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ठीक है, कि ये जो है ना बहुत जल्दी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये ग्लूकोज, और ये पानी की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस इसमें आपने ये चीज मस्ट याद रखनी है कि ये बहुत जल्दी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि ये जितने PCT में आएंगे ना वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जितने भी इधर आएंगे ना वो इधर लूप ऑफ एनले की तरफ तरफ नहीं जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे इधर उसी टाइम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। खैर हम आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास सोडियम और बाइकार्बोनेट, एक मिनट, हाँ। तो अब हमारे पास आ गया कि हमने क्या करना है कि सोडियम और बाइकार्बोनेट की, तो वही देखो इधर वही सेम पंप है, वो जो 3 सोडियम आउट और वो दूसरा क्या कहते हैं 2 पोटाशियम इन वाला, ये 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन। खैर तो इधर क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, इधर सोडियम ज्यादा है तो वो सोडियम क्या करेगा, इधर जाएगा। लेकिन सोडियम क्या है कि बड़ा खराब बंदा है, वो कहता है कि मैं किसी को साथ लेके जाऊंगा, लेकिन इधर क्या हुआ है कि वो किसी को साथ नहीं लेके जा रहा, वो एक बंदे को इधर से बाहर निकाल रहा है। तो इधर हमारे पास होता है जनाब हाइड्रोजन, इधर क्या होता है हाइड्रोजन, तो वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ये आगे जनाब हाइड्रोजन आ गया। अब इधर हमारे पास ये जो फिल्टर होके आया था ना, दूसरा फिल्ट्रेट, उसमें बाइकार्बोनेट भी होता है, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव भी होता है। तो ये क्या है कि बेसिकली ये जो सोडियम हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं ना, ये आप समझ लो, मस्ट याद रख लो कि ये समझो हाइड्रोजन पिंजरा है। हाइड्रोजन पिंजरा किसके लिए है, हमारे इसके लिए, जिस तरह मतलब किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने कोई क्या पकड़ना है यार पिंजरे में, यार मुर्गी पकड़नी है तो उसको पिंजरा फेंक के पकड़ लिया, तो इसी तरह हम क्या करना चाह रहे हैं, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमने पिंजरा फेंका हाइड्रोजन का, तो वो हाइड्रोजन के साथ मिला तो उसने क्या बनवाया, H2CO3, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और इधर हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ी जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो H2CO3 है ना, ये आगे फिर टूट गया, इसने क्या बनवा दिया, वाटर बनवा दिया और CO2 बनवा दिया। अब ये जो ये वाली फॉर्म है वाटर और CO2 वाली, इससे ये इजिली इधर क्या है कि हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गया, पीसीटी के सेल में, इधर क्या आ गया, वाटर आ गया, प्लस क्या आ गया हमारे पास, CO2। तो ये जो वाटर और CO2 है, ये दोबारा क्या करेंगे, हमारे पास H2CO3 बनवा देंगे। मतलब ये क्या इन्होंने खच डाली हुई है, हमें भी मुश्किल में डाला हुआ है। लेकिन खैर अब है पढ़ना, तो हमने पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इधर भी वही सेम इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होगा। देन क्या होगा कि हमारा ये जो H2CO3 है ना, ये दोबारा टूट जाएगा। दोबारा किस में टूट जाएगा, एक तो इस हाइड्रोजन में और प्लस HCO3 नेगेटिव में। देन ये जो हमारा HCO3 नेगेटिव है ना, ये इधर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो HCO3 नेगेटिव है, ये इधर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और साथ में हमारे पास सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसका खुलासा बताता हूँ इस सारी बात का। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, इस बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें सारा वक्त करना पड़ रहा है। तो हमें क्या है कि पहले हाइड्रोजन को बाहर फेंकना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से मिलेगा, बाइकार्बोनेट से हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। देन कार्बोनिक एसिड टूटेगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पीसीटी के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली ये सारा करने का मकसद है कि हमने बेसिकली ये बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करवाना है। इसमें आप सब चीजें चाहे भूल जाओ, तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है कि बाइकार्बोनेट की पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। देन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई। देखो हमारे पास क्या होता है कि ये जो होता है ना दूसरा कार्बोनिक ये बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट क्या है कि एक अल्कली है। हमारी बॉडी जो है ना, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बन रहे होते हैं, आपने एफएससी में पढ़ा होगा। अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बन रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास ये क्या है कि एक अल्कली है। तो ये क्या है कि हम इसको रीअब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं, इतना वक्त पैदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो एसिड्स होंगे ना, इधर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ब्लड है, ब्लड में जो एसिड्स होंगे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये HCO3 नेगेटिव ले रहे हैं, ताकि ये क्या है कि इन एसिड को न्यूट्रलाइज करे और हमारे ब्लड की पीएच क्या रहे, 7.4 रहे। ठीक है। तो ये आपको समझ लग गया कि HCO3 क्या है, एक अल्कली है। अब देखो एक बंदे को पहले ही अल्कलोसिस हुई पड़ी है। वो कैसे अल्कलोसिस होगी कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि वो दूसरा पहाड़ों पे गया तो उसने क्या है कि जल्दी जल्दी सांस लिया पहाड़ों पे। फॉर इधर हम थोड़ा सा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है जनाब, एक पहाड़ है, इधर हमारा ये बंदा पहुंच गया है, कुकी पलवान, ठीक है, ये पहुंच गया। अब पहाड़ों पे गया, उधर क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो ये बंदा क्या चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लूं, तो ये जल्दी जल्दी सांस लेगा। जब ये जल्दी जल्दी सांस लेगा ना, तो ऑक्सीजन तो कम है, लेकिन ये कि जब हम एक्सपायरेट करते हैं तो हमारे पास बाहर क्या निकलती होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो, ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो जब हमारे जिस्म से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, तो उससे हमारे पास क्या हो जाती है, अल्कलोसिस। तो इट मीन्स कि ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, एसिडिक है। तो जब बंदा पहाड़ों पे गया, उसे क्या है कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होती है, ऊंचाई पे क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो उसने क्या है कि जल्दी जल्दी सांस लिया। जब उसने जल्दी जल्दी सांस लिया, तो उसने क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकाल दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, एसिडिक थी। इट मीन्स के बॉडी में एसिडिटी कम हो गई, अल्कलोसिस हो गई। इट मीन्स के ये जो पीएच है फॉर एग्जाम्पल हो जाएगी 7. दूसरा 5 हो जाएगी इस वजह से। तो हमारी बॉडी चाहती है कि पीएच क्या रहे, 7.4 ही रहे। तो उस बंदे को नोजिया वोमिटिंग वगैरह ये सारे मसले होने लग जाएंगे इस अल्कलोसिस की वजह से। तो हमने क्या किया, उस बंदे को एक ड्रग दे दी। कौन सी ड्रग दी, हमने उसको दे दिया जनाब असीटाजोलामाइड। मैं इधर ब्लैक से करता हूँ कि हमने उसको क्या दिया, एक ड्रग दे दी उसकी ये सारा प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, असीटाजोलामाइड। वो क्या करेगी, असीटाजोलामाइड अब क्या करेगी, असीटाजोलामाइड क्या करेगी कि इस बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को कैसे कम करेगी, वो इस जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको इनहिबिट कर देगी। अब देखो, अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो गया, तो ये जो H2CO3 है ये बनेगा, नहीं बनेगा ना। देखो ये एंजाइम चाहिए था, फिर ये H2CO3 बन रहा था। तो इसका मतलब है कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ये रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हम यही तो चाह रहे थे कि हमारी बॉडी में क्या है कि पहले ही अल्कलोसिस हुई पड़ी है। तो हम नहीं चाहते कि मजीद बाइकार्बोनेट आए और मजीद अल्कलोसिस हो। तो हमने क्या किया, उस बंदे को असीटाजोलामाइड दे दी, ताकि क्या है कि बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब ना हो और बंदे को अल्कलोसिस ना हो। तो इस सारे मतलब मसले से हमने छुटकारा पाने के लिए उसको क्या है, असीटाजोलामाइड दे दी। इस चीज की समझ लगी।
ये इसको मैं ना एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें मैं आपको ना जस्ट खुलासा बताता हूँ, जो मेन चीजें आपने याद रखनी है। हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये जो सोडियम और हाइड्रोजन दूसरा ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उधर मैंने आपको क्या बताया था, को ट्रांसपोर्ट, ये जब देखो दोनों साथ साथ जा रहे थे। लेकिन इधर क्या है कि देखो सोडियम अंदर जा रहा है, सोडियम हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इधर, एक मिनट, सोडियम अंदर जा रहा है लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि बाहर निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक दूसरे के मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि पिंजरा बाहर फेंका, उससे बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करवाया, लेकिन रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें एक एंजाइम भी चाहिए था, जिसे हमने कहा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उससे ये कार्बोनिक एसिड में बना, कार्बोनिक एसिड से फिर वाटर और CO2 में बना, वाटर और CO2 हमारे पास पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो गए, और ये वाटर और CO2 दोनों मिले दोबारा, और इन्होंने बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बोनिक एसिड बनवा दिया, और कार्बोनिक एसिड दोबारा टूटा और इसने ये बाइकार्बोनेट बनवा दिया, जो हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो गया। एंड देन हमने क्या किया कि अगर बंदे को पहले ही अल्कलोसिस हुई पड़ी है किसी भी वजह से, उसकी बॉडी की पीएच क्या है कि ज्यादा हुई पड़ी है, तो हमने क्या किया कि उसको असीटाजोलामाइड ड्रग दे दी। उसने क्या किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा इनहिबिट हुआ, तो इट मींस कि हमारी बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगी, पीएच उसकी नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि एसडी की तरफ चली जाएगी। ये जो 7.5 पे आई हुई है ना, ये दोबारा नॉर्मल 7.4 पे आ जाएगी, और उसकी तो ये सारी क्या है कि हमारे पास ठीक हो जाएगी। इस चीज की समझ लगी है कि सोडियम और फॉस्फेट की कैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। मुझे पता है ये मुश्किल है, आपने एक सॉरी सोडियम और बाइकार्बोनेट की कैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। आई नो कि पीसीटी का सेल बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा कि इधर क्या होगा, हम क्या करवाना चाह रहे हैं जनाब, क्लोरीन की, इधर क्लोरीन भी होना होगा ना, जो फिल्टर होके आए हैं सारी चीजें, तो इधर क्लोरीन भी होगा, तो क्लोरीन अंदर जाएगा, और इधर हमारे पास क्या होती है, बॉडी में डिफरेंट किस्म की बेसिस होती हैं, जिनको हम हमारी बॉडी में नहीं रखना चाह रहे। इधर क्या होता है, ब्लड होता है ना, तो हम इन बेसिस को ब्लड में नहीं रखना चाह रहे, तो क्लोरीन इधर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारे पास, और ये बेसिस क्या है कि हम एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए, और इसकी डिटेल में हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है जी। अब हम इसी चीज को ना थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं कि हमने पढ़ क्या लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक और चीज बताना चाहता हूँ, इसी इसी पंप के बारे में, सोडियम और हाइड्रोजन वाले के बारे में, कि हमारे पास ना जब बीपी बंदे का लो होता है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं क्या करूं, इधर ड्रा कर लेता हूँ। जब हमारे पास बंदे का बीपी जो होता है ना वो लो होता है ना, तो फिर हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसकी डिटेल हमारा कल का लेक्चर बिल्कुल इसी की डिटेल के बारे में है। फिलहाल आपको बस ये याद रख लो कि जब बंदे का बीपी लो होता है तो हमारे पास रा सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2। तो इसका क्या काम है, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करवाना है कि हमारे पास बीपी को इंक्रीज करवाना है। तो अब देखो बीपी कैसे, यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लड प्रेशर सॉरी ब्लड वेसल है, मैं इसमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यानी कि हमारे पास पाइप है और उसमें हम प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, या तो उसमें फ्लूइड को बढ़ा देंगे और या आगे पाइप को तंग कर देंगे, तो ये दोनों काम करेगा। ये क्या है, पाइप को तंग भी करेगा और फ्लूइड को भी बढ़वाएगा। मींस के ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये क्या करवाता है, वाटर की रिटेंशन भी करवाता है और साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। लेकिन इधर हमारा क्या काम है, हम इस एंजियोटेंसिन 2 और इस सारी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, मैं इस सेल पे बना देता हूँ वही, बल्कि नहीं इधर ही बनाता हूँ। हमारे पास जो होता है ना एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, वो क्या करता है, इसने क्या करवाना है, ब्लड प्रेशर को बढ़वाना है। तो वो कैसे बढ़वाएगा कि इस ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी कि इसको क्या करवाता है, पॉजिटिव। तो देखो ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, और सोडियम के पीछे क्या चला जाएगा, वाटर, ऐसा ही है ना, ज्यादा से ज्यादा सोडियम। आप ऐसे समझो कि सोडियम, यार थोड़ी गंदी मिसाल है लेकिन इस समझने के लिए आपके कर रहा हूँ कि ये सोडियम समझो क्या कहते हैं, प्यारी सी बच्ची है, और इसके पीछे क्या है कि वाटर एक क्या ठरकी लौंडा है, तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि हमारे पास इस सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो जब ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो साथ में ही हमारा वाटर पीछे पीछे चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, इस वेसल में जब वाटर बढ़ेगा, हाँ पाइप में जब पानी बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ही ना। तो बस ये फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और साथ में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। अब हम इसी को बुक से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का ये सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। पढ़ लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही इसमें मुश्किल था। एक हमारे पास पीसीटी मुश्किल है, और एक लास्ट पे ये जो है ना क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी दरमियान में काम इजी आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं,
हमारे पास क्या होता है अर्ली पीसीटी, इसमें क्या होते हैं ब्रश बॉर्डर। आप बॉडी का रूल याद रख लो कि उसने जहां भी ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होता है ना, तो वो मेम्ब्रेन में इस तरह बल से डाल देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन है वो इस तरह सीधी सी है, एक मेम्ब्रेन है उसमें बल से पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस वाली मेम्ब्रेन को इस तरह ड्रा करूंगा तो वो ये काफी लंबी बन जाएगी ना। इट मीन्स कि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। तो हमारी ये जो पीसीटी है इसमें सबसे ज्यादा, अगर आपसे क्वेश्चन ये बल्कि आता भी है क्वेश्चन कि क्या है कि सबसे ज्यादा आपकी किडनी में दूसरा नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो वो हमारे पास हो रही होती है पीसीटी में। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि दूसरा, वो आपको एमसीक्यूज इस तरह देगा, और ये हमारे दूसरा आया भी हुआ है कि हमारी पोटाशियम की सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है, तो आपको पता चल गया कि पीसीटी में। वो आपको कहेगा वाटर की सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वो कोई भी आइन दे सकता है, तो आपने समझो आंखें बंद करके ये आंसर लगा देना है बगैर सोचे समझे कि हमारी जो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो पीसीटी में क्यों हो रही होती है। और पीसीटी में क्यों हो रही होती है, क्योंकि क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसमें ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मैंने ये आप लोगों को बता दिया कि पीसीटी में सारा का सारा ग्लूकोज जो और अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। एंड देन हमारे पास मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट, ये देखो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन पढ़ ली, सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, क्लोरीन रीअब्सॉर्ब होता है, फोस्फेट रीअब्सॉर्ब होता है, पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब होता है। आप कहेंगे कि ये पोटाशियम फोस्फेट वाले काम पे हैं, तो वो हमारे काम के नहीं है। ये अभी फोस्फेट वाला बल्कि मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ ट्रांसपोर्ट कि वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी जो पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है वो होती है आइसोटोनिक रीअब्सॉर्प्शन। अब इसका क्या मतलब है आइसोटोनिक रीअब्सॉर्प्शन का? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्या करता हूँ, ये एक गिलास लेता हूँ, ठीक है जी, इसमें क्या है कि 1 लीटर क्या है हमारे पास पानी है, और 50 ग्राम इसमें साल्ट है। और मैं एक इधर गिलास लेता हूँ और इसमें क्या है कि सेम 1 लीटर पानी है, और इसमें सॉरी इसमें 0.5 लीटर पानी है, और क्या है कि हमारे पास 25 ग्राम क्या है साल्ट है। तो इसका मतलब है कि दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, ऐसा ही है ना। ये देखो अगर ये साल्ट 50 ग्राम था तो 1 लीटर पानी था, अगर पानी कम हुआ है तो साल्ट भी तो कम हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है कि इसकी सेम रही है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। तो हमारी ये जो पीसीटी है इसमें आइसोटोनिक रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है ना, तो इससे जितना पानी जा रहा है उतनी कंसंट्रेशन में सोल्यूट्स जा रहे हैं, तो इसमें जो दूसरा कंसंट्रेशन होती है ना, दूसरा जो इधर सोल्यूशन होता है उसकी वो सेम रहती है, मीन्स कि जितना वाटर जाएगा उतना ही पानी जाएगा, तो हमारे पास जो दूसरा कंसंट्रेशन होगी वो सेम रहेगी। इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। देन हमारे पास एक और दूसरा एमसीक्यूज आ गया, क्या है कि हमारी ये जो पीसीटी होती है ना ये जनरेट कर रही होती है अमोनिया को। ये देखिए हमारी जो पीसीटी होती है वो क्या कर रही होती है अमोनिया को, और ये जिन्होंने एमएलई देना है उनके लिए ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास ये जो पीसीटी है ना, इसका मैं सेल फॉर एग्जांपल बनाता हूँ इधर, एक मिनट। फॉर एग्जांपल ये पीसीटी का सेल है ना, तो इधर पीसीटी में क्या होता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन क्या है कि एक अमाइनो एसिड है, ये टूटता है और ये क्या बना देता है हमारे पास NH3 अमोनिया, और भी कुछ चीजें बनाता है लेकिन हमारे काम का ये है अमोनिया। तो पीसीटी में हमारे पास ये जो दूसरा अमोनिया जनरेट हो रहा है और ये इधर आ जाएगा ना आगे यूरिन वाली साइड पे, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास सेक्रीशन हो रही होती है अमोनिया की। कल देखो हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक तो रीअब्जॉर्प्शन का पढ़ा था, एक सेक्रीशन का पढ़ा था। तो ये वाली चीज है सेक्रीशन, कि हमारी जो पीसीटी है वो कुछ चीजें सेक्रीट कर रही है। ये जो इधर हमने इधर नहीं पढ़ा बल्कि बुक पे पढ़ा है कि ये इधर इधर ये देखो ये जो कंसेप्ट था कि सेक्रीशन भी हो रही थी ना कुछ चीजों की, तो वो देखो हमारी दूसरा पीसीटी ने क्या किया, अमोनिया इधर क्या किया सेक्रीट कर दिया। अमोनिया कहाँ से आया, ग्लूटामीन से। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि अमोनिया आया कहाँ से, ग्लूटामीन से, वो भी जिन्होंने एमएलई देना है। देन हमारे पास आ गया कि जनाब दूसरा विच इनेबल्स द किडनी टू सिक्रीट मोर हाइड्रोजन। ये जो अमोनिया इधर आ जाता है ना, ये अमोनिया इधर आ जाता है, इसने बेसिकली इधर पहुंच जाना है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट के पास। उधर ये इसने इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाना है प्लस हाइड्रोजन, और इसने NH4 की फॉर्म में यूरिन में चले जाना है। तो ये सारा वक्त पैदा हम क्यों कर रहे हैं, ये इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अगर अकेला होगा ये एक एसिड है, तो ये एसिड है तो हमारी जो दूसरा नेफ्रॉन्स है उनको डैमेज करेगा। इस वजह से हमने क्या किया कि अमोनिया को, मतलब नेचर ने क्या किया कि अमोनिया को उधर से सेक्रीट करवा दिया पीसीटी से, ताकि ये उधर हाइड्रोजन के साथ मिले और अमोनियम की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाए, यूरिन में चला जाए। तो ये सारा जो हम बंदोबस्त कर रहे हैं ये इस हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया जी।
देन देन हमारे पास ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो स्टिमुलेट करता है सोडियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंजर को, इस एक्सचेंजर को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज सोडियम और वाटर, वो जो मैंने आपको लड़का लड़की वाली मिसाल दी है कि सोडियम जाएगा तो पीछे वाटर भी चला जाएगा। देन क्या है कि हमारे पास क्या है कि दूसरा, इसी वजह से बाइकार्बोनेट की भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है ना। देखो हम करना क्या चाह रहे थे, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाना चाह रहे थे और साथ में वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जब मैंने इस पंप को बढ़ाया तो हमने पिंजरा भी ज्यादा बाहर फेंका। जब पिंजरा बाहर ज्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है शिकार भी ज्यादा अंदर आएगा। तो इट मीन्स के दूसरा पैसिवली या कह लो कि हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट भी इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा जब एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा। तो यही उसने बताया हुआ है कि जब एंजियोटेंसिन 2 ने काम किया तो हमारे पास बाइकार्बोनेट ज्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ। उसको उसने टर्म का नाम दिया है परमिटिंग कंट्रैक्शन अल्कलोसिस। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं कि कंट्रैक्शन अल्कलोसिस क्या होती है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा कि जब बंदे का बीपी कम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जनाब ब्लड वेसल है, इसमें क्या है कि बीपी कम हुआ है। बीपी या तो कम हो सकता है कि अगर ये वेसल यानी कि हम पाइप बड़ा कर दें, या कम हो सकता है कि हमारे पास क्या हो कि इसमें ये जो फ्लूइड है ना वो हम कम कर दें, यानी कि ये जो फ्लूइड है वो हम कम कर दें। अब क्या हुआ है कि बंदे को डायरिया हुआ या वॉमिटिंग हुई या हेमरेज हुई या यूरिया पॉलीयूरिया हुआ, यानी कि किसी भी वजह से क्या हुआ कि उसमें वॉल्यूम कम हुआ, यानी कि पाइप में क्या है कि हमारा जो इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से। जब ये देखो वॉल्यूम कम हुआ तो ये जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ना, तो इट वुड लीड टू डिक्रीज्ड बीपी। तो आपको मैंने बताया कि जब बीपी कम होता है तो क्या रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा और एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाएगा, ये वाला काम, ये। तो एंजियोटेंसिन 2 सोडियम और हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी जिसके पीछे वाटर चला जाएगा। और देन लेकिन हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि साथ में ये हमने पिंजरा भी ज्यादा बाहर फेंका, जिसकी वजह से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ज्यादा से ज्यादा जब बाइकार्बोनेट देखो इधर आएगा हमारे पास ब्लड में, तो ब्लड में जब ज्यादा बाइकार्बोनेट आता था तो क्या होती थी, एसिड और दूसरा अल्कलोसिस होती थी ना, क्योंकि ये क्या है कि हमारे पास एक अल्कली है। तो इसको हमने टर्म को नाम क्या दे दिया, अल्कलोसिस। और क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज काज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जब देखो वॉल्यूम कम हुआ तो फिर हमारे पास ये वाली अल्कलोसिस हो रही है, तो इस वजह से उसको उसने इसको नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस। ये चीज आप अपनी बुक पे भी नोट कर लेना बाद में, लेकिन फिलहाल आपने जस्ट ये चीजें समझनी है, ठीक है। इस चीज में दूसरा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस, वो अल्कलोसिस वो अल्कलोसिस वो जब उस वक्त हो जब हमारे पास वॉल्यूम कम हो, उसकी वजह से जो अल्कलोसिस हो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम की वजह से जो अल्कलोसिस हो उसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस। मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि ये किस तरह हो रही थी। अब हम पढ़ लेते हैं, यही मैंने ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जनाब सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही होती है, पीसीटी में। वही उसने लिखा हुआ है कि 65 to 80% सोडियम क्या है कि हमारे सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में। देन हमारे पास ना एक और ट्रांसपोर्टर होता है इधर, पीसीटी में ही ना एक और ट्रांसपोर्टर होता है, वो हम इधर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं सेल ड्रा कर लेता हूँ पीसीटी का, नहीं, एक और सेल ड्रा ही कर लेता हूँ। ये देखो एक और सेल है, ये भी पीसीटी का ही सेल है। तो देखो इसमें क्या होगा, सोडियम इधर जाएगा ना, हमें पता है सोडियम इधर जा रहा होता है, तो ये साथ में किसको लेके जाएगा, PO4 3 नेगेटिव, यानी कि दूसरा फॉस्फेट को भी ले जाएगा, फॉस्फेट की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो सोडियम के साथ क्या है कि हमारे पास फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पास एक हार्मोन होता है पैराथाइरॉइड हार्मोन, कौन सा, PTH, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम एंडोक्राइन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमारे पास हार्मोन होता है पैराथाइरॉइड हार्मोन, वो जब आएगा ना वो इस पंप को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, वो इस पंप को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जब वो इस पंप को इनहिबिट करेगा तो बताओ सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, नहीं होगा, फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब होगा, नहीं होगा। इट मींस कि ये जो पैराथाइरॉइड हार्मोन है ये क्या है कि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवा रहा है, ये क्या करवा रहा है, उसको यूरिन में भेज रहा है। इधर कौन क्या होता है, हमारे पास यूरिन होता है ना, तो ये क्या है कि हमारे पास यूरिन में भेज रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को बुक से देख लेते हैं कि बुक में उसने क्या लिखा है कि पैराथाइरॉइड हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम और फॉस्फेट की को ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन हमारे पास बढ़ जाती होती है। तो ये था हमारे पास सारा पीसीटी के बारे में, पीसीटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ हमने पीसीटी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं जनाब, पीसीटी के बाद क्या आता था हमारे पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता था ना। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने क्या बना दिया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग।
तो हम इसको देख लेते हैं। तो देखो उधर बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई थी, हमने वाटर भी रीअब्जॉर्ब कराया, डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरा आयंस भी रीअब्जॉर्ब करवाए। अब हम पहुंच आए जनाब, वो जो बचा खुचा माल था वो इधर पहुंच आया है, कहाँ पे हमारे पास थिन थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इधर पहुंच आया है। तो अब इसका सीन बिल्कुल इजी इजी है। इसमें से क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे पास वाटर ने रीअब्जॉर्ब हो जाना है, और किसी चीज को इसने बाहर नहीं निकलने देना। थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होना है कि ये सिर्फ परमिएबल टू होता है वाटर, तो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाना है, बाकी जो साल्ट वगैरह है, सोडियम है, एवरीथिंग है, वो सारी इसके अंदर रहेगी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल पास एक गिलास है, इसमें जनाब 1 लीटर, और मैंने क्या किया, हम क्या है कि हमारे पास पानी निकाल दिया, तो पीछे क्या बच गया 50 ग्राम साल्ट, तो उतना ही रहा। हमारे पास पानी कितना हो गया, 0.5 लीटर, ऐसे ही है ना। तो मैंने जब पानी निकाला तो इट मींस ये अब क्या हो गया, हाइपरटोनिक। ये अब क्या हो गया, जो पीछे सॉल्यूशन बच गया वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। और यही हमारे पास एमसीक्यूज है थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हेनले में, कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन होता है वो हमारे पास होता है at the junction of thin descending loop of Henle and ascending loop of Henle. This is really important MCQs, कि आपके पास जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे होता है। मतलब और स्पेसिफिकली करूं, अगर मैं कहूं तो एट द जंक्शन ऑफ थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। वो क्यों, वो हमें समझ लग गई, क्योंकि जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, साल्ट्स तो अंदर रह रहे हैं। तो यही जो मैंने आपको मिसाल दिया, इससे मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसी को हम अब बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो इजी सी बात थी। अब थिन डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनले की तरफ, ये इसने क्या किया, पैसिवली रीअब्सॉर्ब करवा दिया वाटर को। कैसे, मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी से। अब ये क्या होता है मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बताता हूँ, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह करके होता है ना जनाब, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास होता है मेड्यूला में। मैंने आपको बताया था ना कि लूप ऑफ हेनले की तरफ, ये इसने क्या किया, पैसिवली रीअब्सॉर्ब करवा दिया वाटर को। कैसे, मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी से। अब ये क्या होता है मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बताता हूँ, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह करके होता है ना जनाब, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास होता है मेड्यूला में। मैंने आपको बताया था ना कि जो नेफ्रॉन दूसरा हमारी किडनी होती है, इसका अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो मेड्यूला होता है, बाहर वाला पोर्शन क्या होता है हमारे पास, कोर्टेक्स। तो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले किस में है, मेड्यूला में। तो मेड्यूला में ना बेसिकली हाइपरटोनिसिटी का क्या मतलब है, इधर जो हमारे पास ना यूरिया पड़ा होता है, इधर क्या पड़ा होता है, यूरिया। इधर हमारे पास जो है ना सोडियम पड़ा होता है, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम, यानी कि इस तरह के साल्ट्स पड़े होते हैं। तो ये सारा जब साल्ट्स पड़े होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, मेड्यूला को हाइपरटोनिक। ये क्या बना दिया इन्होंने, हाइपरटोनिक। आपको पता है जब भी किसी जगह पे सोल्यूट ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो देखो इधर बाहर क्या पड़ा हुआ है, यूरिया। इधर बाहर क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से वाटर इनके पीछे पीछे जाता है, और इसी वजह से वाटर इधर से रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। कि वाटर क्या है कि इनको लव करता है, सोडियम को, क्लोराइड को, पोटाशियम को, यूरिया को। अगर मैं मेनली कहूं तो बेसिकली यूरिया और सोडियम को ये बहुत लव करता है। तो इनके पीछे पीछे आगे हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्यों रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी। मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी क्यों थी, बिकॉज ऑफ दिस, ये यूरिया और इन आयंस की वजह से। ठीक है जी, तो वही उसने बात लिखी हुई है। दोबारा हम बुक पे चलते हैं, तो यही उसने लिखा हुआ है कि, और ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू सोडियम होता है, यानी कि आयंस वगैरह कहीं से भी इसमें मतलब बाहर नहीं निकल रहे होते। और इसको हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, यानी कि वाटर को निकाल देगा, साल्ट्स अंदर बच जाएंगे। देन आ गया हमारे पास मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक, तो ये यूरिन को क्या बना देता है, हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर निकाल रही है, बाकी पीछे क्या बन गए। और यही आपके पास इसमें एमसीक्यूज है। देन हमारा आ गया थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि इधर से क्या है कि ये सोडियम और क्लोराइड और पोटाशियम आ गए, लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये कहाँ से आए। तो ये बेसिकली इधर जो होंगे ना, मतलब ये वाला फ्लूइड अब इधर पहुंच गया, तो इनमें ये जो सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटाशियम होगा, ये इधर रीअब्सॉर्ब होके आ रहे होते हैं। मतलब इधर से ये जो थिन असेंडिंग, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। अब ये जो सेल है ना मेरे पास किसका है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का सेल आ गया। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारे पास एक इधर पंप होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोरीन पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम पंप।
सोडियम क्या होगा, सोडियम होगा, उसमें क्लोराइड होगा, उसमें क्या है कि पोटाशियम होगा। लेकिन हमारी कहानी इधर से नहीं शुरू होती, कहानी हमारी उसी पंप से शुरू होनी है। 3 सोडियम आउट, 2 पोटाशियम इन। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, सोडियम कम हुआ, तो इधर हमारे पास क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो फिल्टर वाला होता है, तो ये सोडियम इधर आएगा, लेकिन अब क्या है कि सोडियम साथ में दो बंदों को ले आया, क्लोरीन को भी ले आया और पोटाशियम को भी ले आया। तो ये हमारे पास होता है इनकी रेशियो 1:1, यानी कि एक सोडियम जाएगा, दो क्लोरीन जाएंगे और एक क्या है कि पोटाशियम जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर। ये इन सारी चीजों को क्या है कि इसने हमारे पास इकट्ठा रीअब्जॉर्ब करवा दिया। देन हमारे पास क्या होगा, इधर जो है ना एक और चैनल होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोटाशियम रीअब्जॉर्ब होके आया ना, ये क्या करता है, दोबारा वापस चला जाता है इसी चैनल, लीकी चैनल के थ्रू, क्या है कि बैक लीक हो जाता है। अब देखो इधर हमारे पास कुछ और भी आयंस पड़े होंगे, मैग्नीशियम पड़ा होगा, साथ में हमारे पास जनाब कैल्शियम पड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो पोटाशियम है ना, अब देखो पोटाशियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मैग्नीशियम और कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये जो है ना हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इससे डर के समझो वो भाग जाएंगे, कहाँ भाग जाएंगे, इधर दूसरा ब्लड में आ जाएंगे, यानी कि क्या है कि रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास क्या हुआ कि दूसरा ये वाला पंप चला, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम वाला, इसने क्या किया, पोटाशियम वगैरह को, इन सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब करवाया। तो ये जो पोटाशियम है, ये क्या हुआ, बैक लीक होके आ गया हमारे ल्यूमन में। तो इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इसने इन पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया, जिसकी वजह से क्या है कि थ्रू पैरासेलुलर, इसको हम कहते हैं पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सेल्स के दरमियान में से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। इस पॉजिटिव पॉजिटिव ने, ये जो पॉजिटिव था, इसने क्या कि इनको रिपेल किया, जिसकी वजह से ये जो अब पतली गली से होके भाग गए। कौन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको आप समझ लो कि ये कोई पोटाशियम तगड़ा बंदा था, ये जब आया ना तो ये दोनों डर के भाग गए, कहाँ भाग गए, हमारे पास ब्लड में चले गए। इस चीज की समझ लग गई। अच्छा, अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अगर मैं इस पंप को इनहिबिट कर दूं, देखो ये वाला जो पंप है, इस पंप को अगर मैं इनहिबिट कर दूं, तो इन तीनों की ये जो सारे हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम की, क्लोराइड की, पोटाशियम की, नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। जिसके थ्रू इन्होंने चैनल के थ्रू जाना था, ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाना था, मैंने उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया है, तो इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो मैं उसको किससे ब्लॉक करता होता हूँ, लूप डायूरेटिक्स। इनका नाम हमने क्यों लूप डायूरेटिक रखा, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे आके एक्ट कर रहे हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, लूप डायूरेटिक्स। इसमें बहुत एक दूसरा क्या कहते हैं पॉपुलर है हमारा, फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, तो इसको इधर मैं लिख देता हूँ, फ्यूरोसेमाइड, इसका ब्रांड नेम है जनाब लेजिक्स। अगर आपने इमरजेंसी में काम किया, मैंने इमरजेंसी में काम किया, तो ये जो फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जिस बंदे का बीपी ज्यादा होता है, उसे चुपचाप हम ये जो फ्यूरोसेमाइड लगा देते हैं, या जिस बंदे को भी एडिमा होता है ना, उसको जनाब बगैर देखे समझे हम फ्यूरोसेमाइड लगा देते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत अच्छा डायूरेटिक है। ये क्या करता है कि हमारे पास इस चैनल को आके क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब इसको इनहिबिट करता है, तो ये ना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ना क्लोरीन रीअब्सॉर्ब होगा, ना पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होगा। अब देखो वाटर क्या करेगा, वाटर हमारा क्या है, सोडियम लवर है, क्लोराइड लवर है, पोटाशियम लवर है, तो वो इनके पीछे पीछे आएगा। तो इस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे, ये हमारी कौन सी साइड थी, यूरिन में। इट मीन्स कि ये सारी चीजें कहाँ जाया हो जाएंगी, यूरिन में, डायूरिसिस हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा। क्योंकि ये आयंस नहीं रीअब्सॉर्ब हो रहे, ना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा इनकी वजह से, वो इनके पीछे पीछे कहाँ चला जाएगा, यूरिन में। अब इधर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। देखो ये पोटाशियम इधर से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो इधर बैक लीक करके आएगा, नहीं आएगा। जब इधर बैक लीक करके नहीं आएगा, तो ये पोटाशियम पोटाशियम एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। इट मीन्स कि ये जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो भी रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, और वो भी कहाँ चले जाएंगे, यूरिन में। तो ये हमने क्या किया, डायूरिसिस तो करवाई, लेकिन हमने बहुत सारे अपने आयन भगा दिए दूसरा बॉडी से, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, ये दूसरा जनाब मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो मीन्स कि जब हम लोग डायूरेटिक यूज करेंगे, तो ये सारे हमारे कहाँ चले जाएंगे, यूरिन में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इसी चीज को बुक से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, थिन दूसरा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, ये रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड को, और इनडायरेक्टली इंड्यूसेस पैरासेलुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। वो चीज मैंने आपको बताई है। इनडायरेक्टली मतलब ये क्या है कि ये बैक लीक हुआ, ये पोटाशियम, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल किया, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा पॉजिटिव ल्यूमन की वजह से क्या है, जो पोटाशियम की वजह से बना था, ये हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम रीअब्सॉर्ब हो गए। और ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये इम्परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि मैंने क्या किया। वही हम गिलास लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जनाब गिलास है, इसमें क्या है कि 1 लीटर जनाब पानी है, और 50 ग्राम इसमें
दूसरा साल्ट है। तो मैंने क्या किया कि ये जो साल्ट है उसको निकाल लिया, मतलब कि फॉर एग्जांपल पानी 1 लीटर ही रहा, मैंने साल्ट कितना कर दिया तकरीबन जनाब 25। तो ये बताओ अब हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक? आप मुझे बताओ जल्दी मिनट मार के। अब देखो मैंने क्या किया कि साल्ट को निकाल लिया, तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, क्योंकि मैंने क्या किया है, साल्ट को निकाला है ना। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा ये जो दूसरा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो क्या बना देगा, यूरिन को हाइपोटोनिक। ठीक है, तो वही उसने लिखा हुआ है, मेक्स यूरिन लेस कंसंट्रेटेड। लेस कंसंट्रेटेड मतलब साल्ट को हमने निकाल दिया, वाटर अंदर ही रहा, तो हमारे पास दूसरा ये क्या बन गया, दूसरा यार लेस कंसंट्रेटेड हाइपोटोनिक बन गया ना। तो ये हमारे पास 10 to 20% दूसरा सोडियम की इधर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होता था, हमारी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती थी ना, डीसीटी। ठीक है, तो अब मैंने इधर क्या किया जनाब, डीसीटी का एक सेल ड्रा कर लेते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का सेल। तो हम कहानी अपनी जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, इधर से, इस पंप से। तो वही पंप हम इधर चला देंगे, 3 सोडियम आउट, 2 पोटाशियम इन। इट मीन्स के इधर सोडियम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सोडियम अंदर क्या है, इधर ज्यादा होता है, तो इधर से सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। तो लेकिन ये क्या है कि किसी ना किसी को साथ लेके मरेगा, किसको साथ लेके, अब इधर मर रहा है क्लोरीन को, तो ये क्या है कि हमारे पास साथ में क्लोरीन को भी रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। तो इट मीन्स के हमारे पास क्या आ गया इधर, दूसरा डीसीटी में सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम और क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। लेकिन इधर तक तो थी बात इजी। अब देखो हमारे पास ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम कुछ तो इधर रीअब्जॉर्ब हो गए थे, कुछ बच भी जाएंगे ना, कुछ बच जाएंगे, वो भी मैं इधर लिख देता हूँ, मैग्नीशियम और जनाब कैल्शियम आ गया। तो अब देखो पहले वो गए थे पतली गली से हो गए, अब वो कहते हैं हमें चाहिए जनाब प्रोटोकॉल, तो इधर वो डीसीटी में आके क्या करेंगे, प्रोटोकॉल लेंगे। तो वो एक प्रॉपर जो है ना इधर चैनल के थ्रू जाएंगे, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। ठीक है, तो अब वो डर के नहीं भागना चाहते, अब वो प्रॉपर दरवाजे से जाके रीअब्जॉर्ब होंगे। अब देखो कैल्शियम इधर आ गया, तो कैल्शियम क्या चाहता है कि मैं इधर आगे दूसरा ब्लड में जाऊं। तो इसके लिए ये क्या करता है कि हमारे पास इधर से ब्लड से सोडियम को निकाल के ले आता है। तो इसको हमने क्या कहेंगे, अब को ट्रांसपोर्ट कहेंगे या काउंटर ट्रांसपोर्ट कहेंगे, इसको हम कहेंगे काउंटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दोनों आइंस मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कह देते हैं सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर, ऐसे ही है ना। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि समझो सोडियम, ये जो सोडियम है, ओ यार, ये जो हमारे पास जो सोडियम है और कैल्शियम है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर ये कैल्शियम ब्लड में गया तो इसने क्या किया कि सोडियम को उठा के बाहर फेंका, चल मेरा पुत्र तू बाहर हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसने कैल्शियम के हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मैं पागल तो नहीं हूँ या बुक वाले पागल तो नहीं है, हम इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पीटीएच पैराथाइरॉइड हार्मोन होता है, वो जब इधर आके लगता है ना सरफेस पे, तो वो क्या करता है कि इस पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब देखो जब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो किस आयन की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी ना। हमारे पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इधर बढ़ जाएगी। तो यही उसने बताया हुआ है कि जब हमारे पास पैराथाइरॉइड हार्मोन आता है तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इट मींस के पैराथाइरॉइड के बारे में हमारे पास दो बातें आ गई, कि ये पीसीटी से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाता है, जबकि जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इट मींस कि अगर पैराथाइरॉइड हार्मोन ज्यादा होगा तो बंदे को क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा और हाइपोफोस्फेटीमिया होगा। ये आपका उम्मीद है कि कंसेप्ट अच्छा हो गया होगा इसके बारे में, डीसीटी के बारे में। और बाकी ये है कि ये भी हमारे पास जो होती है ना, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो इधर भी यूरिन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा ना, वही मिसाल है। ये इधर कहाँ बनाया था मैंने, हाँ यही मिसाल है कि देखो मैंने क्या किया, ये बनाया था, नहीं बुक पे बनाया था मेरे ख्याल में। यार वही मैंने क्या किया, इधर से इस दूसरा सोल्यूट को निकाल लिया, साल्ट्स को निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, वाटर बच गया और थोड़े बहुत आयंस बच गए। तो यूरिन क्या होगा, हाइपोटोनिक। इधर ये जो यूरिन बच गया, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि वाटर को डीसीटी ने नहीं जाने दिया, वाटर को इजाजत ही नहीं दी कि तू रीअब्जॉर्ब हो। तो हमारे पास वाटर बच जाएगा और थोड़े बहुत आयन बच जाएंगे। तो ये अब ये हमारे पास एमसीक्यूज आ गया कि अगर आपको एमसीक्यूज आए कि सबसे ज्यादा हाइपोटोनिक यूरिन आपको दूसरा कहाँ पे होता है, तो वो हमारे पास होता है इन द डीसीटी। वो आपको पता चल गया कि क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है कि ये दूसरा साल्ट वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन जो है ना हमारा दूसरा वाटर इधर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर जब इधर ही रह रहा है तो यूरिन जो होगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब हम इसी को बुक से पढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, डीसीटी में क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर होता है। मैंने कहा ना कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये मेक्स यूरिन फुली डाइल्यूट, और ये हमारा एमसीक्यूज आ गया।
और देखो पैराथाइरॉइड का मैंने बताया कि ये इंक्रीज कर देगा सोडियम और कैल्शियम की एक्सचेंजर की एक्टिविटी को, इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसकी वजह से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और बाकी उसने ये बताया कि 5 to 10% सोडियम इधर हमारी डीसीटी में रीअब्जॉर्ब होता है। यार ये जो 5 to 10% और फला फला है ना, इसका मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूँ। सबसे जो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी वो पीसीटी में होगी, उससे कम क्या है कि हमारे पास ये दूसरा थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले में होगी, उससे कम हमारे पास ये डिसेंट डीसीटी में होगी, और उससे कम क्या है कि हमारी कलेक्टिंग डक्ट में होगी। ठीक है, ये आप जनरल दूसरा रूल याद रख लो, ताकि आप लोगों को ये रट्टे ना लगाने पड़े। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। डीसीटी हो गया हमारा डन, लेकिन इसमें एक चीज तो रह गई हमारे, कौन से, थायाजाइड डायूरेटिक्स। अब मैं क्या करूं, अगर ये जो पंप था सोडियम और क्लोराइड वाला, ये जो सोडियम और क्लोराइड वाला पंप था, अगर मैं इसको इनहिबिट करना चाहता हूं तो हम एक ड्रग देते होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो ये जो थायाजाइड, इसमें एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये आपने परेशान नहीं होना, हमने फार्मा में ये सारी चीजें पढ़नी है, इसी वजह से मैं कह रहा था अगर ये पेज क्लियर हुआ तो फार्मा भी क्लियर है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है। तो ये जो ड्रग आती है, ये जब आती है तो ये इस पंप को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब आप लोग खुद ही समझदार हो, जब ये पंप इनहिबिट हो जाएगा तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या है कि चले जाएंगे और इनके पीछे पीछे वाटर चले जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डायूरिसिस। लेकिन अब इसमें एक कंसेप्ट आ गया, देखो ये कैल्शियम को इफेक्ट करेंगे, ये जो कैल्शियम है इसको इफेक्ट करेंगे, ये वाला जो हमारा जो आया थायाजाइड डायूरेटिक्स, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इफेक्ट करेंगे। देखो मैंने क्या किया कि इधर जो है ना, सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। इट मींस कि ये जो सेल के अंदर है वो सोडियम कम हो जाएगा। अब देखो हर चीज क्या करती है, ज्यादा से कम की तरफ आती है। इट मींस कि इधर से ज्यादा सोडियम आएगा और इधर से ज्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा। इट मींस कि अगर हम थायाजाइड डायूरेटिक्स बंदे को देंगे तो वो क्या करवा देंगे, हाइपर कैल्सीमिया। उस चीज की आपको समझ लग गई, कैल्शियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो कैसे इंक्रीज होगा उस चीज की आपको समझ लग गई। तो मैं इनको कह सकता हूँ कैल्शियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये किसी बुक पे नहीं लिखा हुआ, ये मेरा अपना कंसेप्ट है कि ये जो हमारे थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, यानी कि कैल्शियम को बचा रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट मस्ट याद कर लेना है कि ये क्यों हो रहा था। देखें, इसमें हमने कहानी उधर से नहीं स्टार्ट करनी, क्या कहते हैं जनाब, कि वो सोडियम आएगा और ये सोडियम और पोटाशियम वाले पंप से। इधर कहानी एक और जगह से स्टार्ट होगी। ये आप समझो नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट है जहां पे मेनली आपके ना आके हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं। कौन से हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, और उन पे डिपेंडेंट होती है आपकी रीअब्जॉर्प्शन। पहले जो हमने सारी ट्रांसपोर्ट और रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी है ना, वो खास मतलब मेनली इतनी हार्मोन्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो खुद ही ये वाला पंप चलता था सोडियम और पोटाशियम वाला, और रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाती थी। तो ये आपका एमसीक्यूज आ गया कि हार्मोन डिपेंडेंट रीअब्जॉर्प्शन आपके पास कहाँ पे हो रही होती है, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, मेनली हार्मोन डिपेंडेंट रीअब्जॉर्प्शन। देन अब देखो हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको इजी इजी पढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि दूसरा ना, इसका काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना, और यही आपको प्यास वगैरह भी लगवाता होता है। ये मतलब कल का हमारा लेक्चर है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता ये होना चाहिए कि एडीएच के ना वी टू रिसेप्टर्स होते हैं। इधर क्या होते हैं, वी टू रिसेप्टर्स होते हैं हमारी दूसरा कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो इसने क्या करवाना होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना होता है। तो देखो सारी चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता आके चैनल पे आ गई थी। तो पहले वाटर, और जो वाटर था ना वो खुद ही मतलब डिफ्यूज हो रहा था। लेकिन अब वाटर साहब कहते हैं कि सर मुझे भी प्रोटोकॉल चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल उन्हें क्या मिलेगा कि हमारा एडीएच हार्मोन आएगा, वो वी टू रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करेगा, और इधर से क्या बनेगी हमारी एक्वापोरिन्स। इन्हें हम कहते हैं एक्वापोरिन्स, यानी कि इधर पोर से वो बनवाएंगे, और ये पोर्स जाके मतलब इस साइड पे इंसर्ट होंगे, और इधर से वाटर जो है ना हमारा रीअब्जॉर्ब होगा। तो इस चीज की समझ लगी कि हमारे एडीएच ने कैसे, एडीएच आया वी टू रिसेप्टर्स पे आके लगा, इसने क्या बनवाया, एक्वापोरिन्स, और फिर वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब है कि अगर एडीएच नहीं आएगा तो इधर से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ये चीज आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन एक तो इसने इधर से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, क्या कहते हैं ना, हमारे पास दूसरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एडीएच ने। देन ये क्या करता है कि हमारे पास इधर होता है एक यूरिया का दूसरा यूटी वन, उसका नाम है जनाब यूटी वन ट्रांसपोर्टर। तो वो इधर से ना ये यूरिया की भी रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। इधर क्या आ जाएगा, हमारा यूरिया रीअब्जॉर्ब होके आ जाएगा। तो देखो यूरिया को क्या करता है, लव वाटर, इसको लव करता है ना। तो इधर से क्या है कि वाटर भी ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हमारे पास दूसरा आ जाएगा प्रिंसिपल सेल्स में। देन अब इस यूरिया का ना एक और भी फंक्शन है। ये यूरिया इधर से रीअब्जॉर्ब होगा, मैं आप लोगों को ना इधर बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले है,
और ये हमारी डीसीटी है, और ये क्या है जनाब, कलेक्टिंग डक्ट्स है। ठीक है, बेसिकली फिलहाल हमारा ताल्लुक इसके साथ है, कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ, कि इधर से क्या हुआ है, यूरिया रीअब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, एक मिनट। तो इधर से क्या हुआ, यूरिया रीअब्जॉर्ब हुआ है, किसकी मदद से, यूटी 1 रिसेप्टर्स की मदद से, जब एडीएच आके लगा। तो ये जो यूरिया है ना, ये इधर से जनाब होता हुआ इधर पहुंच जाता है। तो मैंने उधर आपको बताया था ना कि हमारा जो मेड्यूला होता है उसमें यूरिया पड़ा था, ये दूसरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास। तो अब आपको पता लग गया कि ये यूरिया मेनली मतलब कहाँ से आ रहा होता है, तो ये बेसिकली इधर से आ रहा होता है। ठीक है, कुछ तो वैसे भी मतलब इधर होगा ना, लेकिन मेन जो हमारा जब एडीएच आके एक्ट करेगा यूटी 1 रिसेप्टर्स पे, यूरिया रीएब्जॉर्ब होगा, और ये रीएब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ जाएगा, हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले के पास। और ये इधर क्यों आया, क्योंकि इसने क्या करना है कि समझो एज अ मकनातीस काम करना है, ताकि मेरे पास क्या आए, वाटर आए। तो ये बेसिकली वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आया है। तो इसका मतलब है एडीएच ने दो तरीके से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, एक तो ये यूरिया वाले तरीके से, लेकिन अगर आपके पास आए ना कि मेनली कहाँ से वाटर की वो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा होता है, तो वो ये एक्वापोरिन वाले काम के थ्रू। तो एडीएच ने अपना काम कर दिया वाटर रीअब्जॉर्प्शन वाला। तो ये आपका एडीएच वाला कंसेप्ट तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देन देन आ गया हमारे पास एल्डोस्टिरोन, ये एक हार्मोन हमारा डन डन हो गया एडीएच। यार, एक हार्मोन हमारा डन हो गया एडीएच, इसने क्या है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, सिंपल बात। अब हमारे पास एक और हार्मोन होता है जनाब, उसका नाम है एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन ने का मेन मकसद क्या है कि बेसिकली इसने सोडियम और वाटर दोनों की मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ानी है। इसने मेन हमारे पास जो काम करना है ना, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ानी है। तो वो ये कैसे करता है, वो ये इस तरह करता है कि इधर उसी पंप को बढ़ा देगा, इधर इसके रिसेप्टर होंगे प्रिंसिपल सेल पे भी, इधर इसके क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल सेल पे भी रिसेप्टर होंगे, तो ये उधर जाके लगेगा। और इधर भी इसके रिसेप्टर होंगे हमारे अल्फा इंटर कैलेटेड सेल पे भी। ठीक है, तो ये उन रिसेप्टर्स पे आके जनाब लगेगा। जब इधर आके लगेगा तो ये कुछ काम करवाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये एल्डोस्टिरोन इन रिसेप्टर्स पे आके लगेगा ना, तो ये जो हमारा पंप होता है ना सोडियम और पोटाशियम वाला, जिसने 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम इन, अब तो आपको रट जाना चाहिए। तो ये क्या करवाएगा, इधर सोडियम को कम करवा देगा। जब इधर सोडियम कम होगा तो इधर से सोडियम क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। तो अब सोडियम ने भी क्या मांगा, प्रोटोकॉल। सोडियम तो खैर हर जगह ही प्रोटोकॉल ले रहा है, लेकिन अब इधर इसने इस तरह प्रोटोकॉल मांगा कि ये जब अंदर आया ना, तो इसने 2 आइंस इधर से रिमूव करवा दिए। वो कौन से आइंस रिमूव करवाए, जब सोडियम इधर से रीअब्जॉर्ब होता है तो इस चैनल को हम कहते हैं ईनैक। ईनैक यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ई से एपिथेलियम, एन ए सोडियम और चैनल्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। तो ये ईनैक चैनल्स के थ्रू क्या हुआ, जब एल्डोस्टेरोन आया ईनैक चैनल्स बने, इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। देन ये सोडियम क्या कहता है कि इसे प्रोटोकॉल चाहिए, तो ये जब इधर आएगा ना, तो ये 2 बंदों को उठा के बाहर फेंकवा देगा। कौन से बंदों को फेंकवाएगा, एक तो हमारे ये इधर से पोटाशियम को बाहर फेंकवा देगा, और देन ये जो रिसेप्टर इधर लगा हुआ है ना, ये इधर, तो ये इधर से क्या है कि हाइड्रोजन को बाहर निकलवा देगा। तो इसका मतलब है, इट मींस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, अभी मैं डिजीजेज आपको थोड़ी सी बताऊंगा ना, तो उधर भी ये बहुत यूज होगा। क्या होता है कि हमारा जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, तो इधर से 2 आइंस को हम निकाल देते हैं, पोटाशियम को और हाइड्रोजन को। इसका मतलब है कि अगर एल्डोस्टिरोन बहुत ज्यादा होगा, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी, और हमारे पास ब्लड में पोटाशियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पोटाशियम क्या है कि इधर यूरिन में जा रहा है ना, ये क्या होता है, यूरिन होता है ना। और हाइड्रोजन का भी लेवल क्या है कि यूरिन में बढ़ जाएगा। इट मीन्स के ब्लड में कम हो जाएगा ना पोटाशियम का भी और हाइड्रोजन का भी लेवल, तो उसको हम कहते हैं जनाब, दूसरा पोटाशियम के लेवल के कम होने को कहते हैं हाइपोकलीमिया, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिया। ठीक है, ब्लड में। और ये जो हाइड्रोजन का लेवल अगर कम हो जाए ब्लड में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, अल्कलोसिस। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि जब भी एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, तो हमारे पास पोटाशियम ज्यादा बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन ज्यादा बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिया यानी कि पोटाशियम का लेवल कम, और अल्कलोसिस क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा बाहर निकल रहा है। इस चीज की समझ लगी है कि हमारे पास जब एल्डोस्टेरोन आता है और क्या होता है। देन हमारे पास अब इसमें कुछ और चीजें हैं। अब देखो, अगर मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं जनाब इसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवाना चाह रहा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं कुछ ड्रग्स दे देता हूँ। कौन सी ड्रग्स दे देता हूँ, हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन होती है, एप्लीरिनोन होती है। ठीक है, कौन सी, स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लीरिनोन, वो मैं बुक पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो दोनों ड्रग्स है ना, बेसिकली ये क्या करेंगी, इन रिसेप्टर्स को आके इनहिबिट कर देंगी, इस रिसेप्टर को भी
और इस रिसेप्टर को भी। जब ये इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगी तो देखो ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ये जो सोडियम है इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये पोटाशियम बाहर निकलेगा, इसका मतलब है नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो बंदे का ये जो हाइपोकलीमिया है वो भी ठीक हो जाएगा, ये अल्कलोसिस है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन है या दूसरी हमारी एप्लीरिनोन है, ये दोनों क्या है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरिटिक्स हैं। ठीक है, डायूरिटिक्स कैसे, कि ये देखो सोडियम जाएगा तो इसके पीछे पीछे क्या है, वाटर जाएगा। तो ये क्या है कि इसने डायूरिटिक वाला इफेक्ट भी दे दिया और किसको बचा लिया, हमारे पोटाशियम को भी बचा लिया। देन हमारे पास अब कुछ और ड्रग्स भी होती हैं, एक होती है अमाइलोराइड और एक होती है ट्राई एम्टीरीन। वो क्या करती हैं, वो इधर रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स पे नहीं एक्ट करती, वो डायरेक्टली इस चैनल को जाके इनहिबिट करते हैं, कर देती हैं। ठीक है, वो इनएक चैनल को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। कौन सी, हमारी अमाइलोराइड, इसी तरफ लिख देता हूँ, अमाइलोराइड और ट्राई एम्टीरीन दो ड्रग्स होती हैं, वो करती हैं इनएक चैनल्स को इनहिबिट कर देती हैं। देखो जब ये चैनल इनहिबिट होगा तो सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो इसके पीछे पीछे वाटर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी, डायूरेटिक्स। तो ये भी क्या होगी हमारी, ये सारी मिला के ये चारों ही क्या होती हैं, हमारी पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होती हैं। लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। जो स्पाइरोनोलैक्टोन थी और जो एप्लीरिनोन थी, उन दोनों ने क्या किया, रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट किया, जबकि ये जो हमारी अमाइलोराइड है इसने क्या कि डायरेक्ट इनएक चैनल पे जाके एक्ट किया और उसको क्या किया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ना ये कुछ माइनर चीजें कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल था। तो इसमें वही हम बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, साथ में क्या होता है, CO2। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते थे, H2CO3, किसकी मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये दूसरा क्या यार, कार्बोनिक एसिड है, ये टूटेगा किस में, हाइड्रोजन में, और प्लस किस में, HCO3 नेगेटिव में। तो ये तो हाइड्रोजन इधर से क्या है कि हमारे पास रिलीज हो जाएगा, और कुछ यही वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिलीज होगा, इधर एक पंप होगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन पोटाशियम पंप। तो वो क्या क्या है कि हमारे हाइड्रोजन को इधर से बाहर निकलवा देगा, जबकि पोटाशियम को अंदर भेज देगा। ठीक है, इधर क्या है, हमारे पास ATP यूज होगी। क्या होता है, हमारे पास ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ये दोनों क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड। ये टूटेगा, हमारे पास हाइड्रोजन बन गया और बाई कार्बोनेट बन गया। तो इधर से क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन दूसरा यूरेन में चला गया, और जबकि पोटाशियम क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब हो गया। और ये जो बाई कार्बोनेट बना है, ये इस चैनल के थ्रू, इधर हमारे पास एक चैनल होता है बाई कार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो वो क्या है कि हमारे पास HCO3 नेगेटिव को, यानी कि बाई कार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करवा देगा, और इधर से हमारे पास क्लोरीन निकल आएगा। आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आप जो बात आप लोगों ने सिंपल सी याद रखनी है, वो ये, इसमें ना ये बुक पे ये वाली चीजें नहीं बनी हुई, तो ये आप लोग बना लेना। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दूसरा, ये मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन इधर बन रहा है, यार एक मिनट, ये हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये और पोटाशियम दोनों दुश्मन है, ये एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर ये हाइड्रोजन ने सेल से बाहर निकलना है तो पोटाशियम अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सेल ले लूं ना, कोई भी सेल ले लूं, अगर हाइड्रोजन ने क्या है कि सेल से बाहर निकलेगा तो पोटाशियम अंदर आएगा, और अगर जो है ना वो पोटाशियम बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन अंदर आएगा। लेकिन फिलहाल आप बस ये याद रख लो कि हाइड्रोजन और पोटाशियम एक जगह पे नहीं रह सकते। तो ये देखो, जब हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या हुआ, हमारा पोटाशियम अंदर आ गया। तो ये हमारे कौन सा पंप के थ्रू आ रहा होता है, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase के थ्रू। देन हमारे पास ये जो बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। इट मींस कि ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है, ये अगर ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, तो उधर से ब्लड से क्लोरीन को बाहर निकल के इधर आना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। देन एक स्टूडेंट ने कहा है कि जनाब दूसरा ये एल्डोस्टेरोन वाला दूसरा रिवाइज कर दो। तो देखो हमारे पास क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है जी एल्डोस्टेरोन। इसका मेन काम होता है जनाब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कैसे बढ़ाता है, ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास दूसरा कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स में अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो प्रिंसिपल सेल में और अल्फा इंटरकलेटेड सेल में, प्रिंसिपल सेल में और अल्फा इंटर, ये उन रिसेप्टर्स पे आके लगता है तो क्या करवाता है, इनएक चैनल्स को बनवाता है। इनएक चैनल्स के थ्रू क्या है कि हमारे पास सोडियम को ये रीअब्जॉर्ब करवा देता है। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो ये दो आइंस को टांग मार के बाहर निकाल देता है। अब ये भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि ये जो पोटाशियम है और ये हाइड्रोजन है, ये बाहर क्यों निकल रहे हैं। देखो इधर से जब सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव,
तो इधर से जब ज्यादा पॉजिटिव इधर रीअब्जॉर्ब होके आएगा ना, इधर ज्यादा क्या हो गया पॉजिटिव रीअब्जॉर्ब होके आ गया, तो इधर क्या हो जाएगी नेगेटिविटी, इधर ल्यूमन में क्या हो जाएगी नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी को बेसिकली बैलेंस करने के लिए ये हमारा पोटाशियम आ रहा होता है, और ये इधर अल्फा इंटरकलेटेड सेल से क्या आ रहा होता है हमारा हाइड्रोजन आ रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई होगी कि एल्डोस्टेरॉन ने मेनली क्या किया, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया और पोटाशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाया। वो कैसे एक्सक्रीट करवाया उस चीज की आप लोगों को समझ लग गई। देन हमने अल्फा इंटरकलेटेड सेल पढ़ा। अल्फा इंटरकलेटेड सेल में क्या था कि बेसिकली हाइड्रोजन जो है ना हमारा बाहर निकल रहा है, और ये जो पोटाशियम है वो क्या है कि हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और जो काम अल्फा इंटरकलेटेड सेल में हो रहा है ना, उसी का बिल्कुल उलट जो है ना वो आपने बीटा इंटरकलेटेड सेल में करवा देना है। यार ये आप लोगों को चाहे ना भी है ना तो इसका मसला नहीं है, ये अल्फा और बीटा इंटरकलेटेड वाला, लेकिन इससे जो आपने ऊपर पढ़ा है ना वो आप लोगों को मस्ट आना चाहिए, दूसरा एल्डोस्टेरॉन और एडीएच वाला। तो बीटा इंटरकलेटेड सेल में क्या होता है कि बेसिकली वही सेम काम हो रहा होता है, इधर भी क्या होगा वाटर होगा, प्लस क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनवा देंगे H2CO3 किसकी मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में। ये क्या टूटेगा, ये क्या बनवा देगा हाइड्रोजन, और प्लस क्या बनवा देगा HCO3 नेगेटिव, ठीक है, बाइकार्बोनेट बनवा देगा। तो अब हमने क्या किया कि पहले ये देखो इस सेल में क्या किया कि हमने बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करवाया है। मैंने आपको कहा है कि बीटा जो इंटरकलेटेड है ना ये बिल्कुल उसका उल्ट करेगा। तो ये क्या करवाएगा, बाइकार्बोनेट को इधर रीअब्सॉर्ब नहीं करवाएगा, बल्कि ये क्या करवाएगा, बाइकार्बोनेट को इधर एक्सक्रीट करवा देगा। इधर इसने क्या किया, HCO3 नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दूसरा ये क्लोरीन और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं एक दूसरे के दुश्मन, इट मीन्स कि इधर जो क्लोरीन होगा ना, अगर बाइकार्बोनेट इधर आया तो वो इधर से क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है हमारे पास क्लोरीन इधर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और बाकी ये जो हाइड्रोजन बचा है ना, ये हाइड्रोजन इधर एक पंप होता है दूसरा हाइड्रोजन एटीपेज पंप, इधर एटीपी यूज करके इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो, कंसेप्ट की सारी माँ बहन एक हो गई है लेकिन ये है कि चाहे आप अल्फा और बीटा इंटरकलेटेड सेल वाला बोल गए ना, ये आगे भी मैं आप लोगों को कुछ डिजीजेज में बताऊंगा जहां पे ये अल्फा और बीटा इंटरकलेटेड सेल्स इन्वॉल्व होंगे, तो उधर आपकी ये सारी चीजें इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी। फिलहाल आपने बस जाके क्या करना है कि इसको ना एक दफा अच्छे से पढ़ लेना है, और अपनी बुक पे ना मतलब जुबानी एक दफा ड्रा करना है, फिर आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। अब हम इसी चीज को बुक से पढ़ते हैं कि बुक पे हमारी क्या लिखा हुआ है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में। तो ये हम जनाब पढ़ रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करवा रही होती हैं, इसमें मेन काम क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है सोडियम इन एक्सचेंज फॉर पोटाशियम और हाइड्रोजन। यानी कि मैंने एक आयन रीअब्सॉर्ब करवाया, दो पोटाशियम और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। और ये कौन सा हार्मोन करवा रहा होता है, एल्डोस्टेरॉन। तो ये कैसे करवा रहा होता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे एक्ट करता है, मिनरेलो कोर्टिकोइड रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स है इनका नाम क्या है, मिनरेलो कोर्टिकोइड। एल्डोस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं, मिनरेलो कोर्टिकोइड। तो ये जब इन रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करेगा कुछ प्रोटीन्स बनवाएगा, ये देखो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बनवाएगा। वो प्रोटीन्स क्या है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनएक चैनल्स, ये वाली प्रोटीन्स बनवाएगा इनएक। ठीक है, वही उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जब मैसेंजर आरएनए आएगा तो प्रिंसिपल सेल में क्या करवाएगा, इनएक दूसरा चैनल बनवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास दूसरा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और साथ में ये इंक्रीज करवाएगा इस पंप की एक्टिविटी को, ये जो सोडियम और हाइड्रोजन वाला ये वाला पंप है ना, इसकी दूसरा एक्टिविटी को बढ़वाएगा। क्यों बढ़वाएगा, ताकि इधर क्या हो, हमारे पास सोडियम कम हो ना, जब इधर से सोडियम कम होगा फिर इधर से सोडियम ज्यादा से ज्यादा आएगा ना। तो ये यही उसने ये सारी चीजें लिखी हुई है कि हमारे पास इनएक चैनल्स पे काम करेगा, सोडियम पोटाशियम पंप पे दूसरा एक्टिविटी को बढ़ा देगा। देन जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ल्यूमन नेगेटिविटी। मैंने आपको बताया ना कि इधर से जब सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो ल्यूमन में क्या रह जाती है, नेगेटिव, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चैनल जब रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास ल्यूमन में क्या हो जाती है, नेगेटिविटी हो जाती है। तो जब ये हमारे पास नेगेटिविटी हो जाती है तो इसको बैलेंस करने के लिए अल्फा इंटरकलेटेड सेल ने किसकी कुर्बानी दी, हाइड्रोजन आयन की। जबकि इधर वाले नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमारे प्रिंसिपल सेल ने किसकी कुर्बानी दी, पोटाशियम की। तो वही उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या आती है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है जी। और देन इन अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, और बाकी ये देखो ल्यूमन एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से इंक्रीज हाइड्रोजन एटीपीएस पंप, ये वाला जो पंप है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होगी। और साथ में ये देखो ये वाले पंप की उसने कहा है कि हमारे पास एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ती है वो आप लोगों को पता है कि जब हम देखो इधर ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा था ना, ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा था और इधर हाइड्रोजन बन रहा था, जाहिर सी बात है अगर ये दोनों, जब ये वाला पंप ज्यादा काम करेगा, ये वाला पंप ज्यादा काम करेगा तो इधर से ज्यादा हाइड्रोजन जाएगा। इट मीन्स कि इधर से जो बाइकार्बोनेट है जो बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इधर रीअब्सॉर्ब होगा। तो वही उसने कहा हुआ है कि इस जो ये वाला जो चैनल है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन हमारे पास सिंपल आ जाता है एडीएच। एडीएच कहाँ पे एक्ट करता है हमारे पास,
V2 रिसेप्टर्स पे, ये देखो एडीएच कहाँ पे, V2 रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से क्या है कि एक्वापोरिन्स बनाता है कहाँ पे, ऑन एपिकल साइड। ये देखो ये एक्वापोरिन्स इधर बने प्रिंसिपल सेल्स में, तो ये वाली हमने साइड को क्या कहा था, एपिकल साइड, और ये वाली साइड थी बेसोलैटरल साइड। तो ये जो दूसरा हमारे पास एक्वापोरिन्स बने, ये जाके एपिकल साइड पे लगेंगे और उधर से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देंगे। और ये जो सारा रोला हो रहा है ना, ये सिर्फ 3 to 5% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हो रहा है। मतलब जो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और ये डिपेंड कर रही है हमारे इन हार्मोन्स पे। इस चीज की समझ लग गई है।